हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मोसिस के बारे में, जिसको हिंदी में परासरण भी कहा जाता है। इससे पिछले वीडियो में हमने विसरण के बारे में देखा, जिसको डिफ्यूजन कहा जाता है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन में आप लोगों को वीडियो मिल जाए या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। ऑस्मोसिस को समझने से पहले हमें कुछ टर्म्स समझने हैं, कुछ कॉन्सेप्ट समझने हैं, क्योंकि इन कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो हमें ऑस्मोसिस इजीली समझ में आ जाएगा। तो एक टर्म है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हम लोग किसे कहेंगे? इसमें सॉल्यूट को घोला जाता है। सॉल्यूट को घोला जाने का मतलब क्या है? जैसे कि पानी। पानी जो है एक सॉल्वेंट है, उसमें सॉल्यूट को घोला जाता है। सॉल्यूट के रूप में शक्कर हो सकता है, नमक हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है। तो हम लोग पानी में घोलते हैं। पानी दूसरे पदार्थों को घोलने का काम करता है अपने में, यानी कि पानी में चीजों को घोला जाता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सॉल्वेंट। जिसमें भी दूसरे पदार्थ को घोला जाता है उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं, जैसे कि पानी। दूसरा है सॉल्यूट। जिसको सॉल्वेंट में घोला जाता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं। जैसे शक्कर को पानी में घोला जाता है, नमक को भी पानी में घोला जाता है, तो नमक क्या हो जाएगा? सॉल्यूट होगा। शक्कर भी सॉल्यूट होगा, ग्लूकोज वगैरह होंगे तो वो भी सॉल्यूट होंगे। तो जो घुलता है, यानी शक्कर घुलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्यूट बोलेंगे। नेक्स्ट है सॉल्यूशन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिश्रण को सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मिश्रण को हम लोग क्या बोल देंगे? सॉल्यूशन कहेंगे। जैसे कि पानी में हम लोगों ने शक्कर को घोला, तो शक्कर और पानी के मिश्रण को सॉल्यूशन कहेंगे, विलयन। सॉल्वेंट को हम लोग हिंदी में विलायक कहते हैं, जो घोलता है। सॉल्यूट को विलय कहते हैं, जिसको घोला जाता है। और सॉल्यूशन को विलयन कहते हैं, दोनों के मिश्रण। ठीक है। अब इसी से जुड़ा एक दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं कि ऑस्मोटिक सॉल्यूशन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। सॉल्यूशन क्या है ये हमें पता चला। सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मिश्रण को हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं देखते हैं। सॉल्यूशन जो होता है ये मेनली तीन टाइप के होते हैं। पहला तो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। इनके थ्योरी को अभी हम लोग देखने से पहले मैं इनको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, फिर ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। इस डायग्राम में आप लोग देखिए, ये जो पहला वाला डायग्राम है, यहाँ पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को दिखाया गया है। मान के चलो यहाँ इस बॉक्स के अंदर कुछ सॉल्यूशन भरा गया है, शुगर सॉल्यूशन भरा गया है। उसमें एक सेल को रखा गया है, ये जो रेड कलर में है ये सेल है। तो शुगर सॉल्यूशन में एक सेल को रखा गया है, तो सेल के अंदर में से पानी क्या हो गया है? बाहर निकल गया है। सेल के अंदर में से पानी बाहर निकला है और सेल सिकुड़ गया है। किस कारण से सेल सिकुड़ा है? क्योंकि सेल के बाहर जो भी शुगर सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है सेल के अंदर के सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन से। तो इसको हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। मतलब जो ज्यादा गाढ़ा सॉल्यूशन होगा उसको हम लोग हाइपरटोनिक कहेंगे, जो कम गाढ़ा होगा उसको हम लोग हाइपोटोनिक कहेंगे। तो हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक हम लोग किस तरीके से जानते हैं? अगर किसी भी सॉल्यूशन में हम लोग कोई लिविंग सेल को रख दें और सेल के अंदर के सॉल्यूशन से, सेल के अंदर में भी सॉल्यूशन होते हैं, वाटर कंटेंट भरा होता है, अलग अलग प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, शुगर वगैरह मिनरल्स होते हैं। ठीक है। तो सेल के अंदर के सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन से अगर बाहर में जो हम लोग सॉल्यूशन रखे हैं वहां का सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब बाहर का सॉल्यूशन ज्यादा गाढ़ा है, तो उसको हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। इस कंडीशन में क्या होता है? जो सेल होता है वो सिकुड़ जाता है, क्योंकि सेल के अंदर से वाटर बाहर निकल जाता है। ये कैसे निकलते हैं ये सब हम लोग समझेंगे आगे। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन किसे कहेंगे? जब सेल के बाहर जो भी सॉल्यूशन रखा गया है उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सेल के अंदर के सॉल्यूशन से कम हो, यानी सेल के अंदर ज्यादा गाढ़ा सॉल्यूशन हो सेल के बाहर के सॉल्यूशन से, यानी सेल के अंदर का जो सॉल्यूशन है उसकी तुलना में सेल के बाहर जो सॉल्यूशन बनाया गया है वो सॉल्यूशन कम गाढ़ा हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइपोटोनिक, यानी कम कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन हो। आइसोटोनिक। सेल के अंदर जो सॉल्यूशन है उसी सॉल्यूशन के बराबर सेल के बाहर जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन हो, तो उसको हम लोग आइसोटोनिक बोलते हैं। टोनिक का मतलब होता है सॉल्यूट। सॉल्यूट जिसमें ज्यादा हो उसको हाइपरटोनिक, सॉल्यूट जिसमें कम हो उसको हाइपोटोनिक, और सॉल्यूट जिसमें सेल के अंदर के बराबर हो उसको आइसोटोनिक। मान के चलो 1 लीटर पानी में 1 किलो शक्कर मिलाए और दूसरे पात्र में 1 लीटर पानी लिए वहां 2 किलो शक्कर मिलाए, तो जहां 2 किलो शक्कर मिलाएंगे उसका कंसंट्रेशन हाई होगा, वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा, और जहां 1 किलो शक्कर मिलाए हैं उसका कंसंट्रेशन लो होगा, वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है। इस तरीके से जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है उसको हाइपरटोनिक, जिसका कम होता है उसको हाइपोटोनिक कहते हैं। और इसको किस तरीके से हम लोग देखते हैं? सेल के अंदर के सॉल्यूशन में से अगर बाहर का सॉल्यूशन हाई कंसंट्रेशन वाला है तो उसको हाइपरटोनिक, सेल के अंदर के सॉल्यूशन में से बाहर का सॉल्यूशन कम कंसंट्रेशन वाला है तो उसको हाइपोटोनिक,
और सेल के अंदर के सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के बराबर ही है बाहर का सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, तो उसको आइसोटोनिक कहेंगे। ठीक है? यही चीज़ें लिखी गई हैं यहाँ थ्योरी में भी देखिए। हाइपोटोनिक, बाहरी घोल में सॉल्यूट कम होता है, यानी सेल के बाहर जो घोल रखा गया है उसमें सॉल्यूट कम होगा, यानी उसका कंसंट्रेशन कम होगा। इस कंडीशन में जल कोशिका के अंदर जाता है और सेल फूल जाती है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम लोग रखेंगे सेल को तो वो फूल जाएगा। ऐसा क्यों होता है ये हम लोग समझेंगे। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, बाहरी घोल में सॉल्यूट अधिक होता है। इस कंडीशन में जल कोशिका से बाहर निकलता है और सेल सिकुड़ जाता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दोनों ओर सॉल्यूट कंसंट्रेशन समान होता है। सेल के अंदर भी सॉल्यूट कंसंट्रेशन समान है, बाहर भी। तब इसको हम लोग आइसोटोनिक बोलते हैं। जल का कोई शुद्ध गमन नहीं होता है। ठीक है? बिना प्रेशर दिए जल का गमन नहीं होगा यहाँ पे। आई होप आप लोगों को सॉल्यूशन के टाइप्स क्लियर हुए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है। मैंने इस सॉल्यूशन के टाइप्स को या सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूशन क्या है, इसको पहले समझाया क्योंकि ये टर्म्स हम लोग ऑस्मोसिस में यूज करने वाले हैं, उस समय आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ऑस्मोसिस यानी परासरण, ये क्या होता है समझते हैं। ऑस्मोसिस एक विशेष प्रकार का डिफ्यूजन है जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के माध्यम से हायर कंसंट्रेशन से यानी हायर वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल वाले क्षेत्र की ओर मूव करते हैं। इसको हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। यह एक पैसिव प्रोसेस है, इसलिए इसमें एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है। ये जो ऑस्मोसिस होता है, ये ऑस्मोसिस जो होगा, ये हमेशा लिविंग सिस्टम में काम करता है, इतनी बात याद रखिएगा। लिविंग सिस्टम में काम करेगा मतलब यहाँ पे मेम्ब्रेन की आवश्यकता होगी, अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होगी, तभी ऑस्मोसिस होगा। जहाँ अर्ध पारगम्य झिल्ली नहीं होगा, वहाँ ऑस्मोसिस नहीं होगा। इतनी बात पहले याद रखिएगा। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, किसी भी अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा वाटर या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करना ऑस्मोसिस कहलाता है, और इस प्रोसेस में कोई भी एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। इसको हम लोग किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ऑस्मोसिस की परिभाषा देखते हैं। अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से जल के अणुओं का उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर गमन करना ऑस्मोसिस कहलाता है। जैसे मैंने बताया यहाँ पे अर्ध पारगम्य झिल्ली होगा, तो अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से जल के अणुओं का अपने हायर कंसंट्रेशन से, मतलब जिधर जल की मात्रा ज्यादा है उधर से लोअर कंसंट्रेशन की ओर, यानी जिधर जल की मात्रा कम है उधर की ओर मूव करना क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। इसको अभी मैं डायग्राम से बताऊंगा, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इस डायग्राम में देखिए, यहाँ हमने अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा दिया है और इधर भी वाटर के मॉलिक्यूल हैं, इधर भी वाटर के मॉलिक्यूल हैं। तो हमने क्या पढ़ा है, वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं या सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल होते हैं, विलायक के, ठीक है, वो अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर मूव करते हैं। यानी सॉल्यूशन के लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन। यहाँ पे क्या बोला जाता है, सॉल्यूशन के यानी विलियन के कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, लेकिन सॉल्वेंट के अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, तो इस तरीके से समझिए। देखिए, मान लीजिए ये पूरा एक चैम्बर है, इस चैम्बर में बीच में हम लोग अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा दिए हैं। ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इसके एक साइड में हम लोग ए नाम देते हैं, दूसरे साइड को बी नाम देते हैं, और जिधर ए चैम्बर है, ए चैम्बर में हम लोग 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन डाले और बी चैम्बर में हम लोग 2 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन डाले। सेम चीजें यहाँ भी हैं। इधर की ओर हम लोग क्या किए हैं, 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन है और इधर 2 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन है। सबसे पहले वाटर है, वाटर में हम लोग ग्लूकोज 1 मोलर घोले हैं, तो उसको 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन बोलेंगे। इधर भी वाटर है, वाटर में हम लोग 2 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन घोले हैं, तो इसको हम लोग 2 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन बोलेंगे। ए चैम्बर में भी हम लोग 2 लीटर वाटर लिए हैं और बी चैम्बर में भी 2 लीटर वाटर लिए हैं, लेकिन यहाँ पे 1 मोलर ग्लूकोज है, यहाँ पे 2 मोलर ग्लूकोज है। इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ भी 2 लीटर वाटर है, यहाँ भी 2 लीटर वाटर है, तो कौन सा चेंबर में ज्यादा गाढ़ा घोल बनेगा, ज्यादा गाढ़ा घोल बनेगा बी चेंबर में, क्योंकि बी चेंबर में हम लोग 2 मोलर ग्लूकोज लिए हैं और ए चेंबर में हम लोग 1 मोलर ग्लूकोज लिए हैं, इसलिए ज्यादा गाढ़ा घोल कहाँ बनेगा, बी चेंबर में बनेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, कौन से सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, बी चेंबर वाले सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा है और ए चेंबर वाले सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम है। अब मुझे बताइए, दोनों में से फ्री वाटर कहाँ ज्यादा है, दोनों में 2-2 लीटर वाटर है, लेकिन एक तरफ 1 मोलर ग्लूकोज है, दूसरे तरफ 2 मोलर ग्लूकोज है, तो फ्री वाटर जो होंगे वो ज्यादा होंगे ए या बी में,
फ्री वाटर जो होंगे वो ज़्यादा होंगे चैम्बर ए में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वाटर में जो भी मॉलिक्यूल हम लोग घोलते हैं या सॉल्वेंट में जो भी सॉल्यूट हम लोग घोलते हैं, हर सॉल्यूट का पार्टिकल अपने सरफेस में वाटर को होल्ड करके रखेगा, सॉल्वेंट को होल्ड करके रखेगा। तो यहाँ पे सॉल्वेंट वाटर है, तो क्या करेगा, 1 मोलर यहाँ पे ग्लूकोज है, तो हर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अपने सरफेस में वाटर को होल्ड करके रखेगा। यहाँ भी 2 मोलर ग्लूकोज है, तो हर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अपने सरफेस में वाटर को होल्ड करके रखेगा। मान लो यहाँ 2 लीटर वाटर है और यहाँ भी 2 लीटर है, तो 1 मोलर ग्लूकोज डाले, तो 1 मोलर ग्लूकोज का जो अणु है, वो आधा लीटर वाटर को अपने सरफेस पे होल्ड कर ले रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा चैम्बर बी में? चैम्बर बी में तो 2 मोलर ग्लूकोज हैं, तो 1 मोलर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आधा लीटर जल को होल्ड कर रहे हैं अपने सरफेस में, तो 2 मोलर ग्लूकोज के अणु 1 लीटर जल को अपने सरफेस में होल्ड करेंगे। तो फ्री वाटर किधर ज़्यादा हुआ? फ्री वाटर ए चैम्बर में ज़्यादा होगा और बी चैम्बर में कम होगा, क्योंकि 2-2 लीटर वाटर है, तो यहाँ पे 1 लीटर फ्री वाटर होगा, यहाँ पे 1.5 लीटर फ्री वाटर होगा। ठीक है? ऐसा फ्री वाटर वाला कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को समझ में आ जाए, कंसंट्रेशन इसलिए समझा रहा हूँ। तो जहाँ ज़्यादा फ्री ऑफ वाटर होगा, उसका कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन कंसंट्रेशन क्या होगा? लो होगा, और जहाँ कम फ्री ऑफ वाटर होगा, उसका सॉल्यूशन कंसंट्रेशन हाई होगा। क्योंकि जहाँ कम फ्री वाटर होगा, वहाँ गाढ़ा सॉल्यूशन होगा, जहाँ ज़्यादा फ्री वाटर होगा, वहाँ पतला सॉल्यूशन होगा। ठीक है? लेकिन वाटर का कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है बोलने से क्या बताओगे आप लोग? जहाँ ज़्यादा फ्री है, 1.5 लीटर फ्री है, तो वाटर ज़्यादा है, यानी वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है। और जहाँ कम वाटर फ्री है, 1 लीटर फ्री है, तो वहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन कम है। यानी कि सॉल्वेंट कंसंट्रेशन चैम्बर ए में ज़्यादा है और चैम्बर बी में कम है, लेकिन सॉल्यूशन कंसंट्रेशन चैम्बर बी में ज़्यादा है, चैम्बर ए में कम है। ये समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। तो आप लोग बताइए मुझे कि वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा? चैम्बर ए से बी या बी से ए? तो यहाँ पे वाटर का मूवमेंट जो होगा वो चैम्बर ए से बी होगा। क्यों होगा? क्योंकि ए में फ्री वाटर ज़्यादा है और बी में फ्री वाटर कम है। तो वाटर अपने हायर कंसंट्रेशन में से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव कर जाता है। वाटर अपने हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर मूव कर जाता है। जितना ज़्यादा फ्री वाटर उतना उसका वाटर पोटेंशियल हाई, जितना कम फ्री वाटर उसका वाटर पोटेंशियल कम होता है। ठीक है? लेकिन हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन 1 में से वाटर का मूवमेंट सॉल्यूशन 2 की ओर हो रहा है, या सॉल्यूशन ए में से सॉल्यूशन बी की ओर हो रहा है, क्योंकि सॉल्यूशन ए का कंसंट्रेशन लो है, सॉल्यूशन बी का कंसंट्रेशन हाई है। ठीक है? यहाँ पे आप लोग बताइए, इस डायग्राम में एक बीकर लिया गया, इसमें वाटर भर दिया गया। अब वाटर भरने के बाद में इसको सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से अलग कर दिया गया। अब सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के एक तरफ ज़्यादा मात्रा में सॉल्यूट डाला गया, दूसरे तरफ कम मात्रा में। ये जो रेड डॉट दिखाई दे रहे हैं ना, ये सॉल्यूट हैं। तो इधर की ओर ज़्यादा मात्रा में सॉल्यूट डाला गया, इधर की ओर कम मात्रा में। अब बताइए वाटर का मूवमेंट किधर से किधर होगा? वाटर का मूवमेंट कम सॉल्यूट की ओर से ज़्यादा सॉल्यूट की ओर होगा। क्योंकि कम सॉल्यूट की ओर, यानी इधर की ओर फ्री वाटर ज़्यादा है, इधर की ओर फ्री वाटर कम है। तो वाटर इधर से इधर मूव करेंगे और तब तक मूव करेंगे जबकि दोनों ओर फ्री वाटर बराबर ना हो जाएँ। ठीक है? इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। जब 2 अलग-अलग कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट के सॉल्यूशन को सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किया जाता है, तो वहाँ पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं, और तब तक मूव करते हैं जब तक कि कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। यहाँ पे सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम लोग इसको लिविंग सिस्टम में ही देखते हैं, क्योंकि लिविंग सिस्टम में ही सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह होता है। अब और एक कॉन्सेप्ट है, ये जो डायग्राम है यहाँ आप लोग देखिए। मान लीजिए यहाँ भी एक चैम्बर लिया गया, उसको 2 पार्ट्स में बाँटा गया सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन द्वारा। ठीक है? अब सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन द्वारा इसको 2 पार्ट्स में बाँटा गया, तो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से इसको 2 पार्ट्स में बाँटे, उसके बाद में एक तरफ हम लोग 2 लीटर वाटर भर दिए, दूसरे तरफ भी 2 लीटर वाटर भर दिए। अब हम लोग चैम्बर ए में 1 मोलर ग्लूकोज अणु डाले और चैम्बर बी में 1 मोलर नमक का अणु डाले। आप लोग बताइए यहाँ पे वाटर का मूवमेंट किधर से किधर होगा? यहाँ पे वाटर का जो मूवमेंट होगा वो चैम्बर ए से बी की ओर होगा। ऐसा क्यों होगा देखिए, ये जो ग्लूकोज के अणु हैं जो चैम्बर ए में भरे गए हैं, इसके 1 मोलर अणु हैं जो टूटते नहीं हैं। तो 1 मोलर अणु अपने सरफेस में वाटर को होल्ड करेंगे। मान लो 1 मोलर अणु अपने सरफेस में आधा लीटर वाटर को होल्ड कर लिए, तो यहाँ पे आधा लीटर वाटर होल्ड हो गया और 1.5 लीटर वाटर फ्री है। ठीक है? लेकिन नमक के अणु क्या करते हैं?
Na और Cl में टूट जाएंगे। इनका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ज्यादा है, जबकि ग्लूकोज के अणु ऐसे नहीं टूटे थे। तो Na भी अपने सरफेस में वाटर को होल्ड करेगा, Cl भी अपने सरफेस में वाटर को होल्ड करेगा। तो यहाँ पे Na आधा लीटर वाटर को होल्ड कर लिया, Cl भी आधा लीटर वाटर को होल्ड कर लिया, यानी 1 लीटर वाटर टोटल होल्ड हो गए। तो इधर 1 लीटर वाटर होल्ड हो गया, यहाँ पे आधा लीटर वाटर होल्ड हुआ है। तो यहाँ पे 1.5 लीटर फ्री वाटर है, यहाँ पे 1 लीटर फ्री वाटर अभी है। इसलिए वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो चेंबर ए से बी की ओर मूव करेंगे, और ये जो चेंबर ए है ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, चेंबर बी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा गाढ़ा सॉल्यूशन बन जाएगा, यहाँ पे कम गाढ़ा सॉल्यूशन बन जाएगा। इसलिए चेंबर ए से बी की ओर वाटर का मूवमेंट होगा। तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन भी आप लोग देखिएगा कि कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा मात्रा में वाटर को होल्ड कर सकता है। जैसे नमक और शुगर है तो वहां पे ऑब्वियसली नमक के मॉलिक्यूल ज्यादा कंसंट्रेटेड होंगे। और यहाँ पे एक चीज और पता चली हमें कि जो मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के मॉलिक्यूल, वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की ओर मूव करते हैं, यानी कम कंसंट्रेशन से अधिक कंसंट्रेशन की ओर। ठीक है, हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हाइपोटोनिक में वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, हालांकि सॉल्यूशन कंसंट्रेशन कम है, लेकिन हाइपरटोनिक में वाटर का कंसंट्रेशन कम होगा, हालांकि सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ज्यादा है। सॉल्यूशन कंसंट्रेशन मतलब ज्यादा गाढ़ा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ऑस्मोसिस का सिद्धांत। ऑस्मोसिस किस सिद्धांत के आधार पर काम करता है? जल हमेशा डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर जाता है, क्योंकि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर वाटर का कंसंट्रेशन कम होता है। हालांकि सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ज्यादा है पर वाटर का कंसंट्रेशन कम है, इसलिए हमेशा डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की ओर जाता है। इसका उद्देश्य होता है दोनों ओर संतुलन स्थापित करना। अब हम लोग देखते हैं ऑस्मोसिस के प्रकार। ऑस्मोसिस जो होता है ये 2 टाइप्स के होते हैं, एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस। जब जल कोशिका के अंदर प्रवेश करता है तो कोशिका फूल जाती है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस। और जब जल कोशिका से बाहर निकलता है तो कोशिका सिकुड़ जाती है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस। जैसे उदाहरण के लिए एंडोऑस्मोसिस में किशमिश को पानी में रखने पर किशमिश का फूलना, यानी किशमिश को पानी में रख देने पर पानी किशमिश के अंदर जाता है और किशमिश फूलता है, उसको एंडोऑस्मोसिस बोलते हैं। और नमक के घोल में किशमिश को रखने पर किशमिश का सिकुड़ना, अगर नमक के घोल में हम लोग फूले हुए किशमिश को रख दें तो किशमिश के अंदर में से पानी बाहर निकल जाएगा और किशमिश सिकुड़ जाएगा, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस। इसका मतलब क्या है? सेल के अंदर वाटर का प्रवेश करना एंडोऑस्मोसिस और सेल के अंदर से वाटर का बाहर निकल जाना एक्सोऑस्मोसिस कहलाता है। इस वाले डायग्राम में देखिए, ये है एंडोऑस्मोसिस, ये है एक्सोऑस्मोसिस का डायग्राम। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो एक सेल रखा गया है सॉल्यूशन में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सॉल्यूशन में से वाटर सेल के अंदर जा रहा है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे एंडोऑस्मोसिस, यानी सेल के अंदर वाटर का जाना एंडोऑस्मोसिस। और यहाँ पे सेल के अंदर से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहे हैं सॉल्यूशन में, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सोऑस्मोसिस। एक और डायग्राम देखिए, यहाँ पे हम लोग जो सिकुड़े हुए अंगूर हैं उनको डालते हैं, यानी किशमिश है उनको, तो ये वाटर में जाने के बाद में वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फूल जाते हैं, यानी यहाँ पे किशमिश के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल जा रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे एंडोऑस्मोसिस। और यहाँ दूसरे डायग्राम में देखिए, यहाँ पे हम लोग फूले हुए किशमिश को इस सॉल्यूशन में डाले, ये नमक का सॉल्यूशन है, तो नमक का सॉल्यूशन जो है ज्यादा कंसंट्रेशन वाला है, तो किशमिश के अंदर में से वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं और जो किशमिश होता है वो सिकुड़ जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस। सेल के अंदर से वाटर के मॉलिक्यूल का बाहर निकलना एक्सोऑस्मोसिस, सेल के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल का जाना एंडोऑस्मोसिस कहलाता है। ठीक है, तो एक कंडीशन आता है, जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हम लोग रखते हैं सेल को, तो वहां पे सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो जाता है, यानी सिकुड़ जाता है, क्योंकि सेल के अंदर में से जो भी वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, एक्सोऑस्मोसिस हो जाता है। इसलिए तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में एक्सोऑस्मोसिस होता है, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम लोग रखें तो सेल टर्जिड हो जाता है। सेल के बाहर का कंसंट्रेशन कम हो तो वाटर के मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाते हैं और सेल फूल जाता है, टर्जिड हो जाएगा। ठीक है, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल टर्जिड होगा, हाइपरटोनिक में प्लाज्मोलाइज्ड होगा। लेकिन आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, मतलब जितना सेल के अंदर का कंसंट्रेशन है उतना बाहर का कंसंट्रेशन भी हो, तो यहाँ पे वाटर का मूवमेंट नहीं होता, ना अंदर होगा ना बाहर होगा, होगा तो भी दोनों ओर होगा। ठीक है, बैलेंस रहेगा, तो इसमें सेल फ्लैसिड रहता है, यानी सेल अपने नियमित अवस्था में बना रहेगा। आगे देखते हैं ऑस्मोसिस को प्रभावित करने वाले कारक। ऑस्मोसिस को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? पहला है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में अंतर होगा उतना ही ज्यादा ऑस्मोसिस होगा। टेम्परेचर,
तापमान बढ़ने पर जल के अणुओं की गति बढ़ती है, तो ऑस्मोसिस भी तेजी से होगा। प्रेशर, अगर हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर दें, तो ऑब्वियसली बात है किसी चीज़ को धक्का दोगे तो दूसरे ओर मूव करेगा। तो वाटर के मॉलिक्यूल को अगर प्रेशर दें, तो वो भी दूसरे ओर मूव कर जाएगा, तो ऑस्मोसिस बढ़ेगा। मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, मेम्ब्रेन ज़्यादा परमिएबल हो, तो वाटर के मॉलिक्यूल आसानी से ऑस्मोसिस कर जाएँगे, डिफ्यूज़ हो जाएँगे। अगर कम परमिएबल हो, तो वहाँ पे ऑस्मोसिस कम होगा, या जहाँ परमिएबल ना हो, वहाँ पे ऑस्मोसिस होगा ही नहीं। ठीक है? तो मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी भी इसको इफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट देखते हैं ऑस्मोसिस का जैविक महत्व। क्या महत्व है? पौधों में जल अवशोषण। जड़ें मिट्टी से जल को ऑस्मोसिस के द्वारा ही ग्रहण करते हैं। जितने भी पौधे हैं, उन पौधों में रूट द्वारा वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, और वाटर का एब्जॉर्प्शन जो होता है, वो ऑस्मोसिस के थ्रू ही मोस्टली होता है। स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। गार्ड सेल में ऑस्मोसिस द्वारा जल का प्रवेश एवं निष्कासन होता है, जिसके कारण स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज होता है। जब गार्ड सेल में ऑस्मोसिस होगा तो वाटर अंदर जाएगा, तो गार्ड सेल फूलता है, जिसके कारण स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। और जब एक्जोस्मोसिस होगा, वाटर बाहर निकल जाएगा, तो वहां पे गार्ड सेल सिकुड़ जाएगा, जिससे स्टोमेटा बंद हो जाता है। शरीर में जल संतुलन। जीवों में वाटर बैलेंस बनाए रखता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस होगा, जब ज्यादा वाटर हो जाएगा सेल के अंदर, तो बाहर निकलेगा, एक्जोस्मोसिस होगा। जब कम वाटर हो जाएगा सेल के अंदर, तो अंदर जाएगा वाटर, एंडोस्मोसिस होगा। न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट। ऑस्मोसिस कोशिकाओं में पोषक तत्वों के परिवहन में भी हेल्प करता है। एक सेल से दूसरे सेल में वाटर का ऑस्मोसिस होता है, तब वाटर के साथ-साथ पोषक तत्वों के भी मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो ऑस्मोसिस न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं हमारे दैनिक जीवन में, जैसे किशमिश का फूलना, पानी में रखने पर किशमिश फूल जाता है, ये एंडोस्मोसिस का एग्जाम्पल है। अचार का बनना, हम लोग आम काटते हैं और नमक डाल करके उसमें से पानी को निकालते हैं अचार में से, तो वो पानी कैसे निकलता है? नमक के कारण, क्योंकि वहाँ पे एक्जोस्मोसिस होता है। पौधों का मुरझाना, जल की कमी भी एक्जोस्मोसिस से होता है। एक्जोस्मोसिस होगा, पानी ज्यादा निकल जाएगा सेल से, तो जो पौधे हैं वो मुरझा जाएंगे। ऑस्मोसिस के एडवांटेज। एडवांटेज ऑफ ऑस्मोसिस। ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। ऑस्मोसिस के लिए किसी भी तरीके की एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। पौधों में जल परिवहन में सहायक है। पौधों में जल के परिवहन में सहायक होता है, और जल के एब्जॉर्प्शन में भी। कोशिका संतुलन बनाए रखता है। कोशिकाओं में जल का संतुलन बनाए रखता है। डिसएडवांटेज ऑफ ऑस्मोसिस। अधिक जल प्रवेश से कोशिका फट सकती है। अगर कोशिका के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में सॉल्यूट है, तो जल ज्यादा मात्रा में प्रवेश करेगा, जिससे सेल फट सकती है। अधिक जल हानि से सेल सिकुड़ सकती है, और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जल अगर सेल से बाहर निकल जाए, तो सेल सिकुड़ जाती है। ये भी एक डिसएडवांटेज है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। जो लोग इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि इसी तरीके की वीडियो जब मैं अपलोड करूं, तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।